नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी लाइव लेके फिर पेश हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी और बहुत सारे लोगों के जो कमेंट हैं वो भी आ रहे हैं। दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ हैं वहाँ वहाँ कोशिश की जा रही है उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की, और इसके साथ साथ जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए भी आप लोग मुझे लगातार अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन सब लोगों का जो मेरे YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे, आपके अपने YouTube चैनल को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और उन ढेरों लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे जिन लोगों को इन वीडियोस की सख्त ज़रूरत है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी का आगे का हिस्सा, आगे का भाग। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है भारत में संघीय व्यवस्था, मीन्स फेडरल सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कौन कौन सी चीज़ें हमें विरासत में मिली, किन चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, या कौन सा ऐसा सिस्टम रहा जिसको हमने अडॉप्ट किया, कौन सी ऐसी व्यवस्था रही जिसको हमने अपनाया और अपनाने के बाद में हमें लगा कि हमारे देश का विकास हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उन्हीं कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट जो हेडिंग लिखी है कि 1947 में भारत का विभाजन और आज़ादी, लगभग 200 सालों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और उस गुलामी की जो बेड़ियाँ थी वो एक टाइम पर आके टूट गए, बिकॉज हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपने जो जान थी उनका बलिदान दिया। बहुत सारे दूसरे लोगों के एफर्ट्स रहे जिनके चलते एक लंबा संघर्ष जो था वो हमने तय किया। एक लंबे संघर्ष के बाद हमने हमारी आज़ादी पाई, पर एक बड़ी दुखद घटना के साथ हमें हमारे देश का विभाजन करना पड़ा, बिकॉज 3 जून को ऐसा बोला गया, 3 जून 1947 बाय द लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन हो जाएगा। बिकॉज तमाम कोशिशों के बाद भी जो मुस्लिम कम्युनिटी थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि उनका जो एरिया है वो भारत के साथ ही रहेगा। कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स, उनकी मांग को मान लिया गया और 1947 में भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक हिस्सा भारत कहलाया जहां हिंदू लोग थे और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाया जहां मुस्लिम बहुल संख्या के लोग थे। अब इस आज़ादी में के बाद की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ भारत के सामने एक बड़ी समस्या आई, वो थी कि भारत के अंदर अगर मैं बात करूं उस टाइम कम से कम 565 देसी रियासतें थी। कितनी? 565 देसी रियासतें। अब इन रियासतों को एक करना, उन सबको भारतीय टेरिटरी में मिलाना, भारतीय सीमाओं में मिलाना, इन सब का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जब उन्हें ये काम दिया गया तो उन्होंने भी इस काम को बखूबी निभाया और इन 565 रियासतों को एक किया। एक करने के बाद में जो आज का हम भारत देखते हैं वो दिखाई दिया। और उस टाइम लगभग 14 स्टेट और 6 यूटी मीन्स 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत का डिवीजन किया गया। अब बात करते हैं कि जब भारत बन चुका था, भारत का संविधान लिखा गया और संविधान लिखने के बाद में भारत के जो संविधान को बनाने वाले लोग थे उनको लगा कि भारतीय व्यवस्था के लिए, भारत को डेवलप करने के लिए यहाँ संघीय व्यवस्था का होना बहुत अच्छा रहेगा,
क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात के पक्ष में थी कि भारत में अगर संघवाद होगा, फेडरलिज्म होगा, तो भारत बहुत अच्छे से अपना विकास कर पाएगा। सो इन सब चीज़ों को भारत का जो संविधान था उसमें लिखा गया। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को एक संघ देश बनाती है या एक फेडरल कंट्री बनाती है, एक संघवाद का देश बनाती है, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हालांकि मैं ये पहले वीडियोस जो थी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, बट जब भारतीय रेफरेंस की बात आती है तो थोड़ा सा हमें इसे और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पहला कि भारत का संविधान बनाया गया, भारत का जो संविधान था वो एक संविधान सभा के द्वारा या एक प्रारूप समिति के द्वारा पूरा का पूरा जो संविधान था उसकी ड्राफ्टिंग की गई। और जब ड्राफ्टिंग कर ली गई तो उसमें लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। और जब संविधान बन गया था तो उस टाइम जो हमारा आर्टिकल 1 था, आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1, उसमें ऐसा कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। बट प्रॉपरली ऐसे शब्दों का भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया, या संघीय जो व्यवस्था थी या भारतीय संविधान में संघ नाम का जो शब्द है उसे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज नहीं किया गया है। उसकी जगह भारत है वो राज्यों का संघ होगा ऐसे शब्दों का यूज किया गया। और इन्हीं शब्दों के कारण भारत में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो संघीय व्यवस्था है उसे हमारे देश ने अपनाया है। तो आगे कुछ विशेषताएं हैं जो ये शो करती है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो किस तरीके की है। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि भारत में जो संघवाद है वो कैसा है, दिखाई कैसा देता है, कैसा सिस्टम है हमारे देश में, कैसी संरचना है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो पहली हम बात कर लेते हैं कि भारतीय जो संघवाद है उसमें 2 स्तरों की सरकार है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स भारत में एक तरीके की जो सरकार है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे भारत के लिए काम करती है। मीन्स कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे देश से रिलेटेड होता है, पूरे देश से संबंधित होता है, तो उस विषय के ऊपर जो काम करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। दूसरा कि भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों में एक राज्य सरकार होती है जो काम करती है, और वो राज्य सरकार जो होती है वो सिर्फ अपने ही स्टेट में, मीन्स मान लीजिए कि एक राज्य है तो वो अपने ही एरिया के अंदर जिन जिन चीज़ों पर ज़रूरत महसूस होती है, जिन जिन नियमों की ज़रूरत महसूस होती है तो वो उसे बनाता है। बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इनमें कुछ बदलाव भी देखने को मिले, और एक थर्ड लेवल भी हमें दिखाई दिया, तीसरा स्तर भी दिखाई दिया, वो था हमारा पंचायती राज। पंचायतों को भी हमारे देश के अंदर कुछ खास तरीके की जो छूट है, कुछ खास तरीके के जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। आमतौर पे दुनिया के देशों में केंद्र और राज्यों की सरकारें होती है, पंचायती राज नहीं होता, स्थानीय स्वशासन नहीं होता। पर भारत में भी एक ये यूनिक विशेषता है कि भारत में केंद्र सरकार भी है जो पूरे देश के लिए काम करती है, भारत में राज्य सरकार भी है जो राज्यों के लिए काम करती है, और भारत में पंचायती राज भी है जो लोकल जो लेवल है, चाहे हम गांव की बात करें, चाहे हम जिला पंचायत की बात करें, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो उन पे काम करती है। तो ये थी भारत की पहली विशेषता। अब हम बात कर लेते हैं भारत की दूसरी विशेषताओं की। अभी हमने बात की कि भारत में सेंटर सरकार है, भारत में स्टेट गवर्नमेंट है और भारत में लोकल गवर्नमेंट है। तीनों ही जो सरकारें हैं उनके अपने अपने काम है, वो अपने अपने एरिया में काम करती है। तो उनको जो सारे अधिकार दिए गए हैं, जो उनको पावर दी गई है, वो दी गई है संविधान के अकॉर्डिंग। मीन्स जो सेंटर सरकार है उसके पास अपनी शक्तियां हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अपनी शक्तियां हैं, और जो लोकल जो गवर्नमेंट है, स्थानीय जो सरकारें हैं, स्थानीय जो स्वशासन है, उनकी अपनी शक्तियां हैं। अब देखिए इन शक्तियों को अलग अलग तरीके से सूचियों में रखा गया है। अगर मैं बात करूं सिर्फ केंद्र और
राज्यों के बीच। तो जो सूचियां बनाई गई है वो टोटल 3 सूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिसपे काम करने का अधिकार, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। या यूं कह लीजिए, संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस, जिनका महत्व इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे देश के लिए होते हैं, और इसीलिए इस पे काम करने का अधिकार, इस पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंटर सरकार के पास होता है। दूसरी जो सूची है राज्य सूची। राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों के पास है, स्टेट्स के पास है। मींस एक राज्य के अंदर क्या क्या विषय हो सकते हैं, कौन सा विषय एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ये सब बातें तय करता है एक राज्य। अब ऐसे विषय जो सेंटर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ स्टेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस केंद्र और राज्य दोनों के लिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो विषय रख दिए गए समवर्ती सूची में। समवर्ती जो सूची होती है उसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो स्टेट को भी होता है और केंद्र को भी होता है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा सीधा कारण है इसके पीछे कि अगर हम इसको बहुत लंबा खींचेंगे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसको देख पाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, बहुत लंबी वीडियोस को। इसलिए बहुत ही कम शब्दों की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें मैं सारी चीज़ों को समझा पाऊँ आप लोगों को। फिर है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो शक्तियाँ दी गई है उन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किस तरीके से होता है। अब अगर बात करें कि कानून बनाने का जो मेन अधिकार है वो भारत की पार्लियामेंट को है, संसद को है, और संसद में मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, अभी तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, कानून को बनाते हैं। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले बहुमत की बात की जाती है। सबसे पहले बात की जाती है कि ज्यादा लोग किस पक्ष में हैं, कानून बनाने के पक्ष में है या कानून नहीं बनाने के पक्ष में है। मीन्स किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट पर कितने लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि कानून बनाया जाए और कितने लोग इस बात को लेकर असहमत है कि कानून नहीं बनाया जाए। मीन्स किसी विषय को रखा जाता है संसद में, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग की जाती है, और वोटिंग जब की जाती है तो जिस साइड बहुत ज़्यादा लोगों की यस होती है, मान लीजिए कि कोई कानून पास करवाना है, जब तक ज़्यादा लोगों की यस नहीं होगी, मैक्सिमम लोगों की यस नहीं होगी, तो वो कानून नहीं बनेगा। मीन्स संविधान में अगर हम बात करें, कभी भी कोई चेंज करना पड़ता है तो पार्लियामेंट हमारी काम करती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा। अब कोई कानून मान लीजिए कि लोकसभा में कोई बिल रखा गया और यहां से वो बिल पास हो गया। यहां से जब बिल पास हुआ तो फिर ये जाएगा पास होने के लिए राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी इसके ऊपर वोटिंग हुई और ये बिल पास हो गया। तो उसके बाद में जो बिल है वो साइन होने के लिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जाएगा, और जैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते हैं तो जो बिल होगा वो कानून का रूप ले लेगा, वो एक अधिनियम का रूप ले लेगा। अब बात यह है कि कोई भी कानून है, क्या वो अकेला राज्यसभा बना सकती है या फिर लोकसभा बना सकती है। तो कानून कोई भी दोनों में से अकेला नहीं बना सकता। कानून बनाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। बट कई बार ये बात पूछ ली जाती है कि हु इज पावरफुल, लोकसभा और राज्यसभा। कुछ मामलों में अगर बात करें तो जो हमारी लोकसभा है वो पावरफुल है। बट कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट में कानून बनाने को लेकर कौन पावरफुल है। तो
सीधा सीधा इसका आंसर होगा केंद्र सरकार जो होती है वो कानून बनाने को लेकर ज्यादा शक्तियां रखती है, ज्यादा पावरफुल होती है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात। पॉइंट नंबर 4, सभी राज्यों को असमान अधिकार। कि अगर हम भारत में देखें तो भारत में वर्तमान में फिलहाल 28 स्टेट हैं, और जितने 28 स्टेट हैं सबको एक जैसे अधिकार नहीं दिए गए हैं, बिकॉज जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें राज्यों को हमेशा कम अधिकार दिए जाते हैं, और सेंट्रल जो सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। तो 28 स्टेट हैं, उनमें भी किसी स्टेट को कम अधिकार दिए गए तो किसी को ज्यादा। अगर मैं बात करूं आज से थोड़े टाइम पहले की, तो आर्टिकल 370 जो कि जे.एंड.के को लेकर था, और ऐसे में जो जे.एंड.के था, जम्मू एंड कश्मीर, उसको खास दर्जा दिया गया था सरकार के द्वारा, कुछ खास सुविधाएं दी गई थी। और खास सुविधाओं में से एक सुविधा ऐसी थी कि भारतीय जो संविधान होगा, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो जे.एंड.के पे कंप्लीटली लागू नहीं होगा। मींस जे.एंड.के जो है उसका अपना एक संविधान होगा, उसके अपने नियम होंगे। भारत की सरकार के सारे नियम जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होंगे। वो अपने नियम बनाएगा और अपने तरीके से उन नियमों में अमेंडमेंट या सुधार कर सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आर्टिकल 371 की, तो जो भी भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर बात करूं तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उन स्टेट्स की, तो उन स्टेट्स को भी कुछ खास सुविधाएं दी गई है, कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। सो जो इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम है, भारतीय संघीय व्यवस्था है, उसमें जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो सभी राज्यों को एक जैसे नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगले कि अगर कोई भी कानून, अगर कोई भी लॉज बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए जब भी कुछ कानून में परिवर्तन करना होता है और कानून कुछ खास हो, तो पहली बात ये होती है कि चाहे हम बात करें लोकसभा की या हम बात करें राज्यसभा की, तो दोनों में से कम उनके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना जरूरी है। मीन्स अगर कोई बिल लोकसभा में रखा जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसके जो भी सदस्य हैं, कम से कम उनमें से 2/3 सदस्य हैं, वो इस बिल के लिए हाँ करे या यस करे, तो ये लोकसभा से पास होगा। और अगर लोकसभा से ये पास हो गया तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में ये बिल जो है वो 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। मीन्स यहाँ भी 2/3 जो लोग होंगे उनकी यस होना, हाँ होना बहुत जरूरी है। जब यहां से पास हो जाता है कोई बिल, तो उसके बाद में जो भी हमारे स्टेट्स हैं, जो भी हमारे राज्य हैं, बिल उनमें जाएगा, और उनमें जाने के बाद जितने राज्य हैं, टोटल राज्य डिवाइड बाय 2 + 1 मीन्स आधे से अधिक राज्यों की हाँ होना जरूरी है, यस होना जरूरी है। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी एक स्टेप पे भी नो मिल जाता है, ना मिल जाती है, या बिल पास नहीं होता, तो किसी भी कानून को नहीं बनाया जा सकता। एक बार फिर से बता देता हूं कि लोकसभा में अगर कोई बिल जाता है तो वहां 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है, और लोकसभा से बिल पास होने के बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में बिल जो होगा वो 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है, और जब बिल राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसे भारतीय राज्यों में भेजा जाता है, और भारतीय राज्यों में टोटल में से जो अधिक राज्य हैं, मीन्स की टोटल अगर स्टेट की बात करें, टोटल 28 स्टेट हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे 2 से और +1 करेंगे, तो मीन्स ये जाएगा लगभग 15 स्टेट की कम से कम 15 राज्य इस बारे में हाँ बोले तो ये कानून बन पाएगा।
अगर इस प्रोसेस में कहीं भी ना मिलती है, कहीं भी ना का आंसर आता है, तो फिर ये कानून नहीं बनेगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि इसके साथ साथ भारत की अगर बात करें हम न्यायपालिका की, जुडिशरी सिस्टम की, तो जो न्यायपालिका है उसके जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट पर लेकर जा सकते हैं, हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामले सीधे जाते हैं वो फंडामेंटल राइट के या मौलिक अधिकारों के मामले जाते हैं। हाई कोर्ट में भी फंडामेंटल राइट को हम लेकर जा सकते हैं, और इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 तरीके की जो रिट होती है वो जारी करता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट एक और काम भी करता है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी कानून पास किया गया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कानून है वो कैसा है, क्या लोगों के अधिकारों को वो कम करता है या फिर लोगों के अधिकारों को वो लिमिटेड करता है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो ये देखता है कि कानून है उसका स्तर कैसा है, कानून कितना अच्छा है। अगर कोई कानून लोगों के फेवर में नहीं है, लोगों के पक्ष में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है। इसके साथ साथ जब भी सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार मीन्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई भी अगर विवाद होता है, तो इसके रिलेटेड जो भी मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो इस मामले को लेकर अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन ही सर्वोच्च होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया तो उसके बाद में कोई भी व्यक्ति और कहीं अपील नहीं कर सकता। कारण सीधा सा है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा अंतिम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जो फैसले होते हैं वो सब लोगों पे बाधित होते हैं जो जो उसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें 7th की, कि कर लगाने का अधिकार केंद्र व राज्यों के मध्य। अगर हम भारतीय संघ व्यवस्था को देखें तो जो कर लगाने का अधिकार है वो केंद्र को भी है और राज्यों को भी है। मींस अगर टैक्स इंपोज करना है तो सेंट्रल सरकार अपने अकॉर्डिंग टैक्स को इंपोज करती है, लागू करती है, और स्टेट जो सरकार है वो अपने तरीके से टैक्स को इंपोज करती है। दोनों ही सरकारें जब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से टैक्स को लगाती है, तो जब टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसका डिवीजन भी एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अनुपात में कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ था भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में, कि भारतीय जो व्यवस्था है वो संघीय कैसे हैं। कुल हमने 7 पॉइंट्स की बात की, 7 हेडिंग्स को हमने डिस्कस किया, और यही 7 जो हेडिंग है वो बहुत बेसिक है भारतीय संघ व्यवस्था को समझने के लिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो आपको कैसी लगी, इस पे आप कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। और एक आप लोगों से छोटी सी शिकायत है, मैं लगातार आपका जो चैनल है, या जो यूँ कह लीजिए कि मेरा जो पॉलिटी लाइव चैनल है, उसको लगातार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं ऊर्जावान बना रहूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।